बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब नाजरीन और अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। नाजरीन, परसों सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस के रेफरेंस के हवाले से तफसीली फ़ैसला सुनाया। इस खबर में एक और मामला दब गया। फैटफ में क्या हुआ? हुकूमत का कमाल देखिए कि एक वहाँ डिज़ास्टर हुआ है हमारे लिए बहुत बड़ा, और वो इसे सिफारती कामयाबी कह रही है। आपको याद होगा 2012 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने मेहनत की, सिफारती इक़दामात किए, पाकिस्तान के अंदर भी जो ज़रूरी इक़दामात थे वो किए, और 2015 में सिर्फ 2 साल के बाद पाकिस्तान ना सिर्फ ये है कि वो ग्रे लिस्ट में नहीं आया बल्कि वाइट लिस्ट में आ गया। और उसके बाद जो हालात हुए आपके सामने है कि 2016 में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया पनामा केस के नाम से। हुकूमत मफलूज और मुअत्तल हो गई, पाकिस्तान में बिज़नेस ठप हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई। खुद कुछ वाक़यात तो खैर नहीं हुए, लेकिन अनारकी की सी फ़ज़ा ज़रूर पैदा हो गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को फिर वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और ये हुकूमत अब तीसरा साल जा रहा है, हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सके। एक दिन पहले तक, यानी परसों से एक दिन पहले तक ये ख़बर आ रही थी कि अगर 3 मुल्क हमारी हिमायत कर दें, यानी कम से कम तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दें या उसकी फेवर कर दें ज़बानी, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। लेकिन हुआ ये है कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और 3 मुल्कों में से अगर हमें 2 की हिमायत भी मिल जाती तो हम ये समझते कि चलिए एक ही कसर रह गई थी। लेकिन आपको ये हैरत हो गई, इन तीनों मुल्कों में से किसी एक ने भी पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। और अगरचे वोटिंग नहीं हुई, लेकिन यूनानिमस फैसला हुआ, मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तुर्की ने सिर्फ इतनी फेवर की कि उसने एक तजवीज़ रखी है कि ग्रे लिस्ट में डालने का हतमी फ़ैसला करने से पहले एक वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर ले, वहाँ के हालात का जायज़ा ले ले, फिर फ़ैसला कर ले। लेकिन ये तजवीज़ जो थी वो मुस्तरद कर दी गई, चुनांचे तुर्की में खामोश हो गया। तो इस तरह जनाब तमाम मुल्कों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वोट दिया। वोटिंग नहीं हुई, लेकिन जो ज़बानी इत्तफ़ाक़ राय था वो मुत्तफ़िका था। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी गैर मुतवक्का किस्म की नाकामी थी और डिज़ास्टर था। और हमें हैरत है कि ये हुकूमत कितनी कमाल बेपरवाही से ये कह रही है कि ये हमारी सिफारती कामयाबी है कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए। टारगेट हमारा ये था कि हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे, और 3 साल की कोशिश के बावजूद हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सके। इसकी क्या वजह है? ये मुकाम सोचने का है कि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा सिफारती आलमी तन्हाई में क्यों चला गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे और आपके सोचने से तो कुछ नहीं बनेगा। ये जिनके सोचने की बात है वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। उनकी सोच, उनका हदफ, उनकी तरजीहात, उनके मामलात और मसाइल कुछ और हैं। वो क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि ये इतना, अगर किसी और मुल्क में ऐसा हुआ होता तो वहाँ एक तूफ़ान बर्पा हो चुका होता। इत्तेफाक देखिए कि ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले की वजह से ये ख़बर दब गई, वरना इस इशू पर हमें इज्तिमाई सोग मनाना चाहिए और अपोजिशन को और दूसरे हलकों को इसका तजिया करना चाहिए कि आखिर इस हुकूमत की वो क्या अज़ीमुश्शान नालायकी है कि जिसकी वजह से हम 3 साल बाद भी ग्रे लिस्ट में ठोकरें मार रहे हैं। हालांकि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इस गवर्नमेंट ने ऐसे कानून भी मुतारफ़ कराए हैं जिनकी वजह से आइंदा आने वाले बरसों में, आने वाले ज़माने में पाकिस्तान के कारोबार और दूसरे मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबतरी की तरफ जाएंगे, इस्लाह की तरफ नहीं जाएंगे। इस दौरान हमने एक आमराना कानून भी नाफज कर दिया इसका फैटफ का बहाना लेकर, लेकिन वो भी किसी काम ना आया। अपोजिशन ने भी एक रसवाई कमानी थी वोट हक़ में वोट देकर, लेकिन वो अपोजिशन की जो कुर्बानी भी किसी काम ना आई। तो ये सोचने की बात है, खुदा जानता है कि कौन सोचेगा कौन नहीं सोचेगा। ऑन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला आया, आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन इसमें मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात हुकूमत जो प्लान करती है वो इस बुरी तरह फ़लाब होता है कि उसे अंदाज़ा होता है, ना किसी और को अंदाज़ा होता है। बल्कि जब ये रेफरेंस आया था तो अपोजिशन के हल्के आज़ाद सहाफ़ी और दानश्वर भी यही कह रहे थे कि जनाब अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की खैर नहीं, ये 2-4 दिन की बात है, ये कांटा हुकूमत की नज़रों में चुभ रहा है, ऐसे 2-4 दिन में निकाल दिया जाएगा। लेकिन कोई जानता था कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और मामलात किस तरफ चले जाएंगे कि हुकूमत को इसमें मुँह की खानी पड़ी। और तफसीली फ़ैसले में तो जनाब ये बात आई है कि सदर साहब ने खिलाफ़ आइन इक़दाम किया। अगरचे सदर साहब को एक बचत मिल गई है कि उनके इस इक़दाम को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया गया अक्सरियती फ़ैसले में, लेकिन आइनी खिलाफ वर्जी का तमगा उन्हें मिल गया है।
अब ये आप देखिए कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर किसी सदर के ख़िलाफ़ ये बात आ जाए कि उसने ये गैर आइनी हरकत की है तो वो एक लम्हे के लिए भी अपनी कुर्सी पर बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन जनाब यहाँ तो कोई हिलजुल नहीं हो रही। सदर साहब का अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया है। असूलन तो इसकी जो जद है उसमें वज़ीर आज़म भी आते हैं, वज़ीर कानून भी आते हैं, लेकिन कम से कम सदर साहब के बैठने का तो 1 मिनट भी जवाज़ नहीं रहा है। अपोजिशन इस मसले को शायद कोयटा के जलसे में उठाए। इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी की तरफ अदालत ने तवज्जो दिलाई है कि यह रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी से तहकीकात जो थी वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से होनी चाहिए थी, लेकिन जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो तहकीकात हुई हैं वो वज़ीर कानून के अहकामात पर हुई हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसी को बुनियाद बनाकर एक हलचल मच सकती है, लेकिन यहाँ दूसरे इशूज़ छा गए हैं और ये एक बहुत बड़ा मामला जो है वो ये तो नहीं खैर कह सकते कि दब कर रह गया है, लेकिन थोड़ा सा पीछे ज़रूर चला गया। हालांकि इसे पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे आइनी मामलात की वजह से बहुत दूर रस असरात मुरतब होते हैं मुल्क की सियासी, सकाफ़ती और अदालती और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि हमारे दानश्वर और अपोजिशन के जो कायदीन हैं वो तफसीली फ़ैसले के बाद जो तकाज़े सामने उभर कर आए हैं उन पर ज़ोर देंगे और उन पर गौर करेंगे। और मुझे याद है कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ था तो हुकूमत के जो तर्जमान सहाफ़ी हैं और दानश्वर हैं, टीवी पर बैठे हुए अखबारात में लिखने वाले, उन सबको एक लाइन फ़ौरन ही मिल गई थी। चुनांचे उन्होंने अपने तजियों में और अपने कालमों में ये लिखना शुरू कर दिया था कि इंसाफ का बोल बाला होने वाला है और ये जो तस्वुर है कि जजों का एहतसाब नहीं होता, वो आप चंद दिनों में देखेंगे कि बड़ा जज जो है वो किस तरह फारग होता है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ मामला क्या हुआ। हुकूमत जो है वो इसमें उसने मुँह की खाई है और उसकी इस वक्त जो परेशानी की सूरत हाल है उसमें दीगर वजूहात के अलावा एक वजह यह भी है। और हुकूमत की परेशानी आपको कल वज़ीर आज़म के जो इंटरव्यू किया गया है एक चैनल की तरफ से और तमाम अखबारात ने, दूसरे चैनल ने भी उसको नशर किया है, और उसको अगर आप देखें तो उसमें आपको वज़ीर आज़म साहब की परेशानी नज़र आएगी। और इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। मसलन उन्होंने एक बात ये कही कि वो ख़ुद लंदन जाएंगे और नवाज़ शरीफ को पकड़ कर लाएंगे। ये वो भी जानते हैं और PTI भी जानती है और सारी दुनिया जानती है कि वो ये काम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने किस मूड में ये बात कर दी, ज़ाहिर है किसी को मुतमईन करने के लिए नहीं की। ये एक हवास बाख्ता होने की, परेशान होने की, ज़हनी तौर पर उलझा हुआ होने की अलामत है और बहुत बड़ी अलामत है। जब इस कैफियत में वज़ीर आज़म साहब की ज़हनी सूरत हाल पहुँच जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है। और वज़ीर आज़म साहब ने इसी इंटरव्यू में एक और बात की जो बड़ी माने खेज़ और बड़ी काबिल गौर है कि उन्होंने ये बात क्यों की। उन्होंने कहा कि अगर इन चोरों को, मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ, अगर इन चोरों को वापस आने दिया गया तो मैं आवाम को लेकर सड़कों पर आ जाऊंगा। अब इसमें आप सोचिए कि वज़ीर आज़म किससे कह रहे हैं, वो इन चोरों को कौन लेकर आएगा, उन्होंने किस तरह स्मेल किया या क्या फ़ील किया, क्या ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने क्या फोर्सी किया, क्या देखा है, क्या अंदाज़ा लगाया है कि क्या ये लोग वापस आने वाले हैं। और अगर वो वापस आते हैं तो ये फरमाते हैं कि सड़कों पर आवाम को ले आऊँगा और पूरे मुल्क के अवाम जो है वो सड़कों पर लाकर खड़ा कर दूँगा। तो ये बात उन्होंने किसे कही है, किसे धमकी दी है, किसे इंतबाह किया है? क्या वो समझ रहे हैं कि कुछ क़ुव्वतें जो अब तक उनकी मददगार थी, उनके सरपरस्त थी, उनको लाने वाली थी, उनकी मुहाफ़िज़ थी, अब वो उनसे नज़रें बदल रही हैं? हमें नहीं पता ज़्यादा हालात का, कुछ स्मेल कर रहे हैं हम भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म कुछ ज़्यादा ही स्मेल कर रहे हैं और उन्होंने एक एडवांस में एक तंबीह कर दी है उनको। आज से 1 महीना पहले तक हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि अपोजिशन इतना बड़ा एडवेंचर कर लेगी कि हुकूमत दिफाई पोजीशन पर आ जाएगी और अपोजिशन हमले करेगी, लेकिन अब वो फ़ज़ा बन गई है। तो इसमें अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत के लिए संभल कर चलने का मुकाम है, इसलिए कि अपोजिशन से अगर गलती हो गई तो वो पहलू बदल कर दूसरा वार कर सकती है। एक तरफ से अगर गलती हुई है, एक तरफ से नाकामी हुई है, अगरचे हमें ये इस वक्त जो लग रहा है कि अपोजिशन गलती नहीं कर रही, वो बड़ा फूंक कर चल रही है और बड़े समझदारी से वो अपनी चालें चल रही है, आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक स्टेप उठा रही है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें गलती होती है तो उसके पास गलती के इज़ाले का टाइम है, उसके पास पहलू बदल कर, मोर्चा बदल कर, अंदाज़ बदल कर नया हमला करने का पूरा मौका दस्तयाब है। लेकिन हुकूमत जो इस वक्त हिसार बंद बैठी हुई है उसके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। वो जो भी गलती करेगी उसके हिसार की दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि कर्नल सफदर अवान की गिरफ़्तारी के हवाले से जो गलती हुई है वो हुकूमत अभी तक उसका भुगतान नहीं कर पा रही। उनकी परेशानी और जुलीदा ख्याली का हवाल ये है कि एक वज़ीर कहता है कि ये बिलावल भुट्टो की साजिश थी, वज़ीर आला सिंध ने साजिश की, दूसरे ने कहा है कि नहीं ये ख़ुद मरियम ने पुलिस वालों को साथ मिला लिया
और तीसरा कहता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, पुलिस ने अगवा किया है, बीच में कोई इदारा आया नहीं है। हालांकि ये बात अब बच्चे की ज़बान पर है कि वज़ीर आज़म की तरफ से आर्डर हुए बग़ैर सिक्योरिटी का कोई इदारा इस मामले में मुलव्वस नहीं हो सकता था। और अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नोटिस लिया है तो उसका भी यही मतलब है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर मामला सिंध हुकूमत का होता, ये मुराद अली शाह का ड्रामा होता या बिलावल भुट्टो का ड्रामा होता या मरियम नवाज़ का ड्रामा होता, तो आर्मी चीफ को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये सवाल खैर अपनी जगह है जो मरियम ने उठाया है कि ये मामला आर्मी चीफ के नोटिस लेने का नहीं है। ऐसे मामलात के मुल्क में जो भी मामला हो उसका नोटिस या अदालत लेती है या हुकूमत लेती है, और हुकूमत ने क्या नोटिस लेना, वो तो दुबकी बैठी हुई है। तो अब ये कोयटे का जलसा ना सिर्फ ये है कि मोमेंटम का हुजूम तय करेगा, बल्कि ये भी वाज़े करेगा कि हालात अब किस तरफ जाएंगे। बज़ाहिर इम्कान ये है कि ये सलूशन की तरफ जाएंगे, और जो असहाब ये ख़तरा या अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोई तसादम होगा, तो मेरा ख्याल है कि तसादम के इम्कानात कम हैं, सलूशन के इम्कानात ज़्यादा हैं, और यही हमारी दुआ भी है। और इसी दुआ पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।